और बड़े एक्शन की तैयारी में भारत पीएम मोदी से मिलने डोभाल पहुंचे हैं। एक तरफ शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक होनी है और सेना को भी इस बीच अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। 5 मोर्चों पर 5 बड़ी खबरें। एक तरफ भारत बड़े एक्शन की तैयारी में है। पीएम मोदी से मिलने एनएसए अजीत डोभाल पहुंच गए हैं और शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सेना को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। पहलगाम और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार आगे बढ़ रहा है। लगभग 250 लोगों को, संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है साउथ कश्मीर के जिलों से। उनसे पूछताछ की जा रही है। जवानों को अलर्ट कर दिया गया है, सेना को अलर्ट कर दिया गया है और आज शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इस बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यानी किश्तवाड़ और वरदान वतन को मुतल्ला किया जाता है। पहलगाम में जो दिलदोज हादसा पेश आया, मासूम जाने जिनका जिया हुआ और जो दहशतगर्दी की आड़ में जिनका कत्ल हुआ, पूरी मिल्लत इस्लामिया इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करती है और हुकूमत वक्त से मुतालबा करती है इसकी तहकीकात की जाए और मुजरिमीन को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। इसी ज़िमन में कल मुकम्मल बंद रहेगा। मरकजी मजलिस शोरा की जानिब से भी ऐलान किया गया है, कल किश्तवाड़ मुकम्मल बंद रहेगा और हमारी यकजहती के एतबार से हम जो लवाहिकीन हैं उनके गम में शरीक हैं। से यह ऐलान किया जा रहा है कि किश्तवाड़ कल पूरा बंद रहेगा। श्रीनगर आज बंद है। सभी दुकानों को, सभी जो भी इस तरह के शॉप्स हैं उनको बंद करने का ऐलान आज किया गया है और किश्तवाड़ भी कल बंद रहेगा। शहर शहर इस तरह से विरोध प्रदर्शन, नाराजगी, दुख जाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ सेना लगातार मोर्चा संभाले हुए है। ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। कल रात से ही लगातार ऑपरेशन चल रहा है। उन संदिग्धों की स्केच जारी किए गए, तस्वीरें जारी की गई और उनकी तलाश में अब दबिश भी दी जा रही है। लेकिन सरहद पार यानी पाकिस्तान ने इस आतंकी हमले में एक बार फिर से नापाक साजिश की। इसके 4 सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट आलोक सहाय, विंग कमांडर रिटायर्ड, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक सर, अब आगे हम किस लेवल की कार्रवाई एक्सपेक्ट करें? क्या जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, एयर स्ट्राइक की गई थी, उसी लेवल के एक्शन को हम उम्मीद करें यहां पर? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि यह सर्जिकल स्ट्राइक तो फिर होगी। भारत सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी। यह सरकारी नेतृत्व इस मामले में काफी पक्का है। लेकिन इसमें कई खतरे होते हैं और आम जनता को, हमारे देश को तैयार रहना पड़ेगा कि इट कैन लीड टू ए फुल स्केल वॉर ऑल्सो, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को कभी मानता नहीं है। वो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यही कहता आ रहा है कि ये तो वहां की आवाम है जो जिन्होंने बगावत खड़ी की है हिंदुस्तान के खिलाफ, वो यही कहता है। तो वो जब भी आप पाकिस्तान के अंदर में टेररिस्ट कैंप को मारेंगे तो वो अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन मानेगा। वो ये कहेगा कि आपने हमारे ऊपर आक्रमण किया है और उसका रिटेलिएशन भी उस तरफ से होगा। तो हमें इसके लिए अब तैयार रहना है। और अच्छी बात यह है कि अभी हमारे पास जो कुछ ऐसे साजो सामान हैं, जैसे पुलवामा के टाइम में जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था बालाकोट में, तो हमारे पास हमको बालाकोट तक जाना पड़ा था मिराज को लेकर के। अभी हमारे पास कुछ ऐसे जहाज हैं, कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो हमको अब ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। 300-400 किलोमीटर के रेंज में जितने टेररिस्ट कैंप हैं उसको हम अपने सीमा के अंदर से ही टारगेट कर सकते हैं। इस बार की स्थिति थोड़ी बदली हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है आयुष जी कि स्ट्राइक होगा, पिन पॉइंटेड स्ट्राइक होगा, घातक होगा और इसके लिए हो सकता है कि हमको ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़े। आर्मी को अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है मिसाइल्स का यूज करें, एयरबॉर्न, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स का यूज करें, बॉम्ब्स का यूज करें। प्रेसिजन बॉम्ब्स हैं हमारे पास। और इसी समय के लिए अब हमारे देश को यह समझना पड़ेगा
कि स्टील्थ बॉम्बर की कितनी ज्यादा जरूरत है हमें एक ऐसे जहाज की जरूरत है जिससे हम दुश्मन के क्षेत्र में घुसे और उसको कोई रडार पकड़ न सके। और हमारे पास ऐसे आधुनिक मिसाइल्स की जरूरत है, एयरबॉर्न मिसाइल्स, और जिससे हम 500, 400, 500 किलोमीटर दूर से ही टारगेट्स पर उस पर को ध्वस्त कर सके। तो इस तरह के हथियार हम डेवलप कर रहे हैं, प्रयास पूरा जारी है, लेकिन एक फिल गैप अरेंजमेंट के तहत हमको इमीडिएटली, मुझे ऐसा लगता है कि स्टील्थ फाइटर तुरंत हमें खरीदने की आवश्यकता है, अब कम से कम कुछ नंबर्स में, जिससे हमें थोड़ा एज मिलेगा। और मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं और कि स्ट्राइक तो होगा, जो टेररिस्ट कैंप है स्ट्राइक होगा, और ये जो टीआरएफ का जहां जहां कैंप है उसको ऑलरेडी मार्क किया जा चुका होगा और उसकी रेकी की जा रही होगी। लेकिन ऐसे समय में तुरंत स्ट्राइक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दुश्मन तैयार होता है। दुश्मन अभी तैयार है, जैसा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने भी और वहां के प्रधानमंत्री ने भी वक्तव्य दे दिया। तो वो अलर्ट रहेंगे तो उसमें कोलैटरल डैमेज होने की संभावना ज्यादा होती है। उसमें हमारे हो सकता है हमारा अटैक उतना सक्षम न हो पाए। तो हम मौके की तलाश में रहेंगे, कैसे डिसीव करके उनको, कैसे छल करके हमको टारगेट को मारना है, यह हमारी सेना बहुत अच्छी तरह जानती है। हमने उनके जहाजों को किस तरह से डाइवर्ट किया था बालाकोट के समय में, और वो दूसरे पैकेज के पीछे चले गए, और हमारे जो असली जहाज थे जिनको स्ट्राइक करना था वो आराम से जाकर के स्ट्राइक करके चली आई। तो इस तरह का हमें कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा, और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के साथ। जाहिर है इस तरह की प्लानिंग चल भी रही होगी, लेकिन बिल्कुल। मेजर रिटायर्ड मोहन कुमार डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन सर, ये तो काउंटर एक्शन प्लान हो गया, लेकिन जो हमारे यहाँ लूप होल थे जिस वजह से ये आतंकवादी आए या ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड को सपोर्ट मिला, इनको काउंटर करना कितना ज्यादा जरूरी है? पाकिस्तान से तो निपटना ही होगा, लेकिन हमारे ही मुल्क में जो हमारे ही देश का खाकर हमारे ही खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको निकालना, उनके खिलाफ एक्शन कितना जरूरी है और वो कैसे होगा? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जो हमारे देश में कोई भी हिंदुस्तानी इस तरह की हरकतों को सपोर्ट नहीं करता। ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई भी हिंदुस्तानी अपने मुल्क के खिलाफ या अपनी कंट्री के खिलाफ इस तरह की हरकतों को सपोर्ट करे। हाँ, ये जरूर बात है, जैसा कि मेरे से पहले वाले पैनल एक्सपर्ट ने भी बोला है, कुछ लोग मिसगाइडेड हो सकते हैं लिटिल बिट, लेकिन उनका नंबर बहुत ही कम है। हमें दो चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। देखिए, मैंने पहले भी अपने डिस्कशन में बोला है, अभी पाकिस्तान की एक सिचुएशन को सोचिए। पाकिस्तान अभी किस तरह की सिचुएशन में है। यूएस ने उसका हाथ छोड़ दिया है, अमेरिका ने उसको अभी सपोर्ट करना बंद कर दिया है। अफगानिस्तान जैसी कंट्री भी उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। ईरान उसको सपोर्ट नहीं करता है। अरब वर्ल्ड की कंट्रीज उसको पैसा नहीं देती है। सिर्फ एक चाइना को छोड़ के या चीन के साथ जो उसका छोटा मोटा भी जो उसका काम है, जिसके ऊपर वो सरवाइव कर रहे हैं। अदरवाइज पाकिस्तान आज की तारीख में एक अलग थलग गिरा पड़ा देश है। उसकी इकोनॉमी डोलड्रम्स में है, बहुत मुश्किल में है। उसके खर्चे पूरे नहीं होते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन लोगों को आदत हो गई है इस तरह की गुर्बत में या गरीबी में रहने की, इसलिए वो वहाँ पे अपना काम चल रहा है। अदरवाइज एक बड़ी खबर के लिए माफी के साथ रोक रहा हूँ सर, इस वक्त की एक बड़ी खबर से रूबरू करा दें। आतंकी हमले पर पीएम मोदी का स्टेटमेंट सामने आ गया है। पीएम मोदी ने कहा, आतंकियों को न्याय के कटघरे में ले आएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ लड़ाई के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध, प्रधानमंत्री का यह स्टेटमेंट। पीएम मोदी की तरफ से पहला रिएक्शन, आतंकियों को न्याय के कटघरे में लेकर आएंगे। पीएम ने कहा, आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर आए। कल भी पीएम ने दुख जाहिर किया था, कल भी जिक्र किया था कि जो भी इसके पीछे है उनको इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा और इनकी नापाक साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। आतंकवाद के खिलाफ हम और मजबूती से लड़ेंगे, पीएम मोदी ने कल भी कहा था। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैठकों का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। पीएम ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मोहन सर, आप अपनी बात रख रहे थे, और किस लेवल का एक्शन जो है एक्सपेक्ट किया जाए, जो प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हम और मजबूती से लड़ेंगे? मैंने आपको पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, जो पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पाकिस्तान का हाल है, उसके बारे में बताया।
अभी आ जाते हैं इस अटैक के बारे में, ये जो हमला हुआ है। देखिए, हमको ये जानना चाहिए ये हमला सैलानियों पे क्यों किया गया है। ये हमला फोर्सेस पे ना करके सैलानियों पे किया गया है। ये एक अपने आप में एक डिफरेंट सिग्नल है। ये अपने आप में आप ये चीज़ को दर्शाता है, ये इस चीज़ का सूचक है कि पाकिस्तान और सारे उसके जो सपोर्टेड दहशतगर्द हैं, ये पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, सैलानियों पे हमला करने का मतलब ये है कि कश्मीर का जो आवाम है, वो आज इन दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं करता है। जिसके कारण वो नहीं चाहते हैं कि जो कश्मीर के लोकल्स हैं, उनको जो हमारे टूरिस्ट से उनको जो सपोर्ट मिलता है, जो आमदनी होती है सैलानियों से, वो उनको मिले। वो उस चीज़ को कट कर देना चाहते हैं, उस चीज़ पे रोक लगा देना चाहते हैं। आप एक आयुष जी समझ रहे हैं किस तरह की एक सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। एक तरफ उसका इंटरनेशनल सपोर्ट बंद हो गया है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में उसका लोकल सपोर्ट बंद हो गया है। क्योंकि इसलिए उसको मजबूर होकर ये करने की कोशिश करनी पड़ी है। कश्मीर में पाकिस्तान परेशान है कि किस लोकल का सपोर्ट इंस्पाइट ऑफ उसने जो रिलीजियस एंगल ट्राई किया या और भी दुनिया तरह की और जो उसका भी असर भी एंगल दिख रहा है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं सर। कश्मीर के भी तमाम जिलों में बंद बुलाया गया है, इसकी निंदा की जा रही है, कैंडल मार्च निकाला गया, प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही है। बिल्कुल ठीक कहना आपका। कर्नल दिनेश शर्मा, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश सर, कई सारे ऐसे मौके पाकिस्तान की तरफ से देखे गए जहां साजिश का पूरा इशारा मिला, चाहे वो पीओके में हमास कमांडर का मौजूद रहना हो, आसिम मुनीर का खुद का स्टेटमेंट हो, या इस तरह की साजिशों का जो पूरा पैमाना है वो दिख रहा था। क्या पाकिस्तान अभी भी सुधरा नहीं है इस हालत में भी कि यूएस उससे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा? जैसा बताया सर ने भी, अफगानिस्तान वाला पूरा मोर्चा देख ही रहे हैं, वहां पर किस तरह से पाकिस्तान जूझ रहा है, बलूचिस्तान सिंध में पाकिस्तान जूझ रहा है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान किस हद तक जा रहा है सर? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, उसने इलीगली जो है रेस्ट ऑफ दी पाकिस्तान को जो है वो कब्जा कर रखा है। आप देख लीजिए बलूचिस्तान, आप देख लीजिए सिंध में, देख लीजिए और केपीके में देख लीजिए। ये जो पंजाबी कम्युनिटी है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी ये बहुसंख्या में है और ये अपने अलावा किसी दूसरे को कुछ समझते नहीं है। खैर, ये बात हो गई, जैसा कि आपने पूरा बता दिया कि पाकिस्तान आर्मी चीफ का बयान था, बाकी और कुछ हरकतें थी। पाकिस्तान का सर्वाइवल, मैं पाकिस्तान का नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी का सर्वाइवल जो है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हद तक अपने पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग में ये डाल सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी की वजह से ही ये देश बचा हुआ है, वरना भारत इसके और टुकड़े कर देगा। उन्होंने पाकिस्तान की जनता को बहुत बुरी तरह से गलत नैरेटिव पेश करके और बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन भारत के बारे में दे रखी है। क्योंकि अगर पाकिस्तानी को पता चल जाता है कि भारत के अंदर किस प्रकार से जो हमारे यहाँ पे मुस्लिम रह रहे हैं, उनको किस प्रकार के अधिकार मिले हैं, किस प्रकार का वो जीवन यापन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पाकिस्तान का जो यूथ है, जो नई जनरेशन है, वो क्वेश्चन करेंगे कि टू नेशन थ्योरी का क्या मतलब था, जबकि सरहद के उस पार भारत के अंदर मुसलमान जो है पूरी तरह से सुरक्षित हैं और खुशहाल हैं। पाकिस्तान की ये फितरत के अंदर है। 1947 के बाद जो है उसने हमारे साथ 4 युद्ध किए हैं और युद्धों का जो नतीजा आया वो जग जाहिर है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो है अपने लोगों को उन युद्धों के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन देती है कि हम पाकिस्तान ने वो युद्ध जीत लिए थे। ये तो हो गया गलत प्रकार का नैरेटिव पेश करना अपने ही लोगों के बारे में। अब आज की तारीख के अंदर, जैसा कि हमारे साथी ने बता दिया कि उसकी क्या सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर आज, जो है जो पाकिस्तान अपने आप को बहुत पाकिस्तान की आर्मी जो है अपने आप को बहुत बहादुर समझती है। पाकिस्तान की आर्मी बहुत बहादुर है। बहादुर किन के लिए? बहादुरी दिखाने के लिए, अपने लोगों को, निहत्थे लोगों को मारने के लिए। और एक वो जो लड़की है जो एक ह्यूमन राइट्स के लिए बलूचिस्तान के अंदर जो अपनी आवाज उठा रही है, डॉक्टर महलंग बलोच, उसको गिरफ्तारी करने में अपनी बहादुरी दिखाती है। लेकिन बीएलए ने बलोच लिबरेशन आर्मी के आगे इनके घुटने टेक दिए हैं
ये केपीके और बलूचिस्तान के अंदर इनका कोई रिट नहीं चलती है। पाकिस्तान आर्मी वहां जाने से डर रही है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान आर्मी के कुछ मिडिल लेवल ऑफिसर्स ने एक आवाज उठाई थी और उन्होंने अपना रोष प्रकट किया था। ठीक है सर, मैं पाकिस्तान माफी के आर्मी साथ चीफ। रोक रहा हूं। एक बार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट पर, दिल्ली से आप तस्वीरें देख रहे हैं। जो भी लोग पहुंच रहे हैं, किस तरह से उनके जहन में दुख है, दुखों का अंबार, पहाड़ टूट पड़ा है। और जो भी लोग हैं वो ढांढस बंधा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, और जिन्होंने अपनों को खोया है। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी को सांत्वना देते हुए। विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी जा रही है। भारत के वीर सपूत जो छुट्टियों में गए थे अपने परिवार के साथ, उनकी यहाँ शहादत हुई और उनका परिवार जो है उनको सांत्वना यहाँ पर दिया जा रहा है। उनका पार्थिव शरीर, श्रद्धांजलि तमाम एयरफोर्स के जो जवान हैं वो दे रहे हैं। और परिवार पर किस तरह का जो दुख है वो आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद उनके परिवार के सदस्यों को सांत्वना देती हुई, समझाती हुई, और दूसरी तरफ उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ। विनय नरवाल के गांव उनका पार्थिव शरीर पहुंचाया जाएगा। ससम्मान, सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा, उस वक्त दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें आप देखिए कि कितना मुश्किल वक्त परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए। हरियाणा के करनाल के रहने वाले थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, और 9 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। छुट्टी पर गए थे परिवार की खुशियों के साथ, लेकिन उनकी भी यहाँ शहादत हुई। और अब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा है। एयरफोर्स के जो तमाम जवान हैं, अधिकारी हैं, माफ़ किए, इंडियन नेवी के जो अधिकारी हैं वो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और परिवार के भी तमाम सदस्य, खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा, वीरेंद्र सचदेवा भी यहाँ पर मौजूद हैं। और परिवार के सदस्यों से बात की जा रही है। परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाया जा रहा है। बहुत मुश्किल वक्त उनके लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन आप सोचिए, एक देश का वीर जवान जो 9 दिन पहले अपनी शादी के बाद यहाँ पहुँचा था, और उनके फैमिली मेम्बर्स ये दुख जो है वो बर्दाश्त कर पाना We should all be proud of him in every way. In every way. बहुत मुश्किल वक्त, शब्दों में बयां करना इसे और मुश्किल। नौ दिन पहले ही लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शादी हुई, और उनके परिवार के सदस्य जो हैं किस तरह से उनके पार्थिव शरीर से लिपट कर रो रहे थे। ये तस्वीरें दिल को एकदम झकझोर देने वाली हैं। तिरंगे को चूमकर उनको सैल्यूट किया, जय हिंद कहकर। तमाम सैन्य अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। तमाम बड़ी शख्सियतें इस वक्त दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर मौजूद। परिवार को ढांढस बंधाया जा रहा है, सांत्वना दी जा रही, समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए कितना मुश्किल ये वक्त है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। शब्द कम पड़ जाएं, इस तरह का दुख है। दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से इस आतंकी हमले की
कठोरतम शब्दों में लगातार निंदा की जा रही है, दुख जाहिर किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शनों का दौर, आक्रोश, नाराजगी है देशवासियों के मन में। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से, हृदय विदारक, दिल को झकझोरने वाली। 9 दिन पहले ही विनय नरवाल की शादी हुई थी। परिवार के साथ वो छुट्टियां मनाने पहलगाम पहुंचे थे और वहां उन्होंने बलिदान दिया। उनका पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ, बेकसूरों की जानें ली गईं, उसके लिए ऑल इंडिया। तो अब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव ले जाया जाएगा, हरियाणा के उनके गांव। और विनय नरवाल की पत्नी ने कहा कि तुम पर हमेशा गर्व रहेगा, जय हिंद कहा उन्होंने। लिपट कर वो पार्थिव शरीर से रोने लगी। वहां मौजूद अधिकारियों ने उनको समझाया। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी और अब उनका पार्थिव शरीर हरियाणा में उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। वहां सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी ने भी उनकी शहादत पर दुख जाहिर किया है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल 2 साल पहले ही इंडियन नेवी में भर्ती हुए थे। हरियाणा के करनाल में उनका अंतिम संस्कार होगा उनके पैतृक गांव पर। और ये वो तस्वीरें जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा। उनका परिवार, उनके तमाम सदस्य जो हैं यहाँ पर मौजूद रहे। नेवी के अधिकारियों ने सैन्य सम्मान के साथ उनको यहाँ श्रद्धांजलि दी है और इसके बाद उनका पार्थिव शरीर हरियाणा के करनाल में उनके पैतृक गांव जाएगा और वहाँ पर उनको पूरे सम्मान के साथ ससम्मान आखिरी विदाई दी जाएगी। देश का ये वीर सपूत जो अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए छुट्टी पर वक्त गुजारने गया था, कई सारे ख्वाब लेकर उन्होंने अपना बलिदान दिया। 2 साल पहले ही इंडियन नेवी उन्होंने ज्वाइन की थी। लेकिन वो तस्वीरें बहुत हृदय विदारक, जहाँ उनकी पत्नी पार्थिव शरीर से लिपट कर रोने लगी और जय हिंद कहा जब उन्होंने।